प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक के अध्याय 2 इकाई 2 का अध्याय 2 में जो कविता है जनतंत्र का जन्म, इनके कवि रामधारी सिंह दिनकर के जीवन परिचय को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि एवं निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। तो इनकी जो जीवनी है वो इस प्रकार है। दिनकर जी का जन्म 24 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास, राजनीति विज्ञान में बीए किया। उन्होंने संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया था। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक विद्यालय में अध्यापक नियुक्त हो गए थे और सन 1934 से 1947 तक बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उपनिदेशक पदों पर कार्य किया। 1950 से 1952 तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पद पर भी इन्होंने कार्य किया और उसके बाद भारत सरकार के हिंदी सलाहकार बने। उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया भारत सरकार के द्वारा। उनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय, जो कि इनकी पुस्तक का नाम है संस्कृति के 4 अध्याय, के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। अपनी लेखनी के माध्यम से वह सदा अमर रहेंगे। द्वापर युग की ऐतिहासिक घटना महाभारत पर आधारित उनके निबंध कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान दिया गया है। 1947 में देश स्वाधीन हुआ और वह बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष नियुक्त होकर मुजफ्फरपुर में उन्होंने अपना सेवा कार्य किया। 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया और वह दिल्ली आ गए। दिनकर 12 वर्ष तक संसद सदस्य रहे। बाद में उन्हें सन 1964 से 1965 ईस्वी तक भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था, लेकिन अगले ही वर्ष भारत सरकार ने उन्हें 1965 से 1971 ईस्वी तक अपना हिंदी सलाहकार नियुक्त किया और वह फिर दिल्ली लौट आए। फिर तो ज्वार उमरा और रेणुका, हुंकार, रसवंती और द्वंद्व गीत उनके द्वारा रचे गए। रेणुका और हुंकार की कुछ रचनाएं यहाँ वहाँ प्रकाश में आईं और अंग्रेज प्रशासकों को समझते देर न लगी कि वे एक गलत आदमी को अपने तंत्र का अंग बना बैठे हैं और दिनकर की फाइल तैयार होने लगी। बात बात पर कैफियत तलब होती और चेतावनियाँ उन्हें हर बार अंग्रेज सरकार के द्वारा मिला करती थी। 4 वर्ष में 22 बार उनका तबादला किया गया। रामधारी सिंह दिनकर स्वभाव से सौम्य और मृदुभाषी थे, लेकिन जब बात देश के अहित की आती थी तो वह बेबाक टिप्पणी करने से कतराते कभी नहीं थे। रामधारी सिंह दिनकर की ये 3 पंक्तियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ संसद में सुनाई थी, जिससे देश में भूचाल मच गया। दिलचस्प बात यह है कि राज्यसभा सदस्य के तौर पर दिनकर का चुनाव पंडित नेहरू ने ही किया था। इसके बावजूद नेहरू की नीतियों का वे हमेशा विरोध करते थे। फिर इनकी जो प्रमुख कृतियाँ थी, ठीक है, कृतियों के बारे में पढ़ेंगे पहले। इसी प्रकार एक बार की बात है तो उन्होंने भरी राज्यसभा में नेहरू की ओर इशारा करते हुए कहा भी था, जो कि प्रधानमंत्री थे, क्या आपने हिंदी को राष्ट्रभाषा इसलिए बनाया है ताकि 16 करोड़ हिंदी भाषियों को रोज अपशब्द सुनाया जा सके। यह सुनकर नेहरू सहित सभा में सभी लोग सन्न रह गए थे। किस्सा 20 जून 1962 का है। उस दिन दिनकर राज्यसभा में खड़े हुए और हिंदी के अपमान को लेकर बहुत सख्त स्वर में बोले थे। उन्होंने कहा था,
देश में जब भी हिंदी को लेकर कोई बात होती है तो देश के नेतागण ही नहीं बल्कि कथित बुद्धिजीवी भी हिंदी वालों को अपशब्द कहे बिना आगे नहीं बढ़ते। पता नहीं इस परिपाटी का आरंभ किसने किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस परिपाटी को प्रेरणा प्रधानमंत्री से मिली है। पता नहीं 13 भाषाओं की क्या किस्मत है कि प्रधानमंत्री ने उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहा, किंतु हिंदी के बारे में उन्होंने आज तक कोई अच्छी बात नहीं कही। मैं और मेरा देश पूछना चाहते हैं कि क्या आपने हिंदी को राष्ट्रभाषा इसलिए बनाया था ताकि 16 करोड़ हिंदी भाषियों को रोज़ अपशब्द सुनाएं? क्या आपको पता भी है कि इसका दुष्परिणाम कितना भयावह होगा? यह सुनकर पूरी सभा सन्न रह गई थी। ठसाठस भरी सभा में गहरा सन्नाटा छा गया था। वह सन्नाटे को तोड़कर उन्होंने फिर से कहा, मैं इस सभा और खासकर प्रधानमंत्री नेहरू से कहना चाहता हूँ कि हिंदी की निंदा करना बंद किया जाए। हिंदी की निंदा से इस देश की आत्मा को गहरी चोट पहुँचती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, तो इससे ये पता चलता है कि जो कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इन्हें अपने भारत के साथ साथ हिंदी से भी अगाध प्रेम था। ठीक है। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व के विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रकवि के नाम से जाने गए। वे छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे और एक और उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष हमें उनकी कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियों में मिलता है। तो इनकी जो प्रमुख कृतियों के बारे में हम देखेंगे कि इन्होंने सामाजिक और आर्थिक समानता और शोषण के खिलाफ कविताओं की रचना की है। एक प्रगतिवादी और मानववादी कवि के रूप में उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं को ओजस्वी और प्रखर शब्दों का ताना बाना दिया। इनकी महान रचनाओं में रश्मिरथी और परशुराम की प्रतीक्षा शामिल है। उर्वशी को छोड़कर दिनकर की अधिकतर रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत है। कवि भूषण के बाद उन्हें वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। ज्ञानपीठ से सम्मानित उनकी रचना उर्वशी की कहानी मानवीय प्रेम, वासना और संबंधों के इर्द गिर्द घूमती है। उर्वशी स्वर्ग परित्यक्ता एक अप्सरा की कहानी है। वहीं कुरुक्षेत्र महाभारत के शांति पर्व का कविता रूप है। यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद लिखी गई रचना है। वहीं सामधेनी की रचना कवि के सामाजिक चिंतन के अनुरूप हुई है। संस्कृत के 4 अध्याय में दिनकर जी ने कहा कि सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं के विस्तृत बावजूद भारत एक देश है। ठीक है। तो सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद भारत एक देश है, क्योंकि सारी विविधताओं के बाद भी हमारी सोच एक जैसी है। तो इनकी जो प्रमुख जो काव्य कृतियाँ हैं उनमें है बारदोली विजय संदेश, जो कि उन्होंने 1928 में लिखा था। प्राणभंग 1929 में लिखा था इन्होंने। रेणुका 1935 में। हुंकार 1938 में प्रकाशित हुई। रसवंती 1939। द्वंद्व गीत 1940 में। कुरुक्षेत्र 1946 में। इस तरह से इनकी जो रचनाएं, इन्होंने जो आखिरी रचना जो कविताएं जो कृति थी वो उर्वशी तथा अन्य श्रृंगारिक कविताएं जो कि 1974 में प्रकाशित हुई थी। और रश्मिरथी और उर्वशी, रश्मिरथी 1952 में और उर्वशी को इन्होंने 1961 में इन्होंने प्रकाशित कराया था। गद्य में भी इनकी कई सारी रचनाएं हैं। गद्य विधा के रूप में इन्होंने लिखा है मिट्टी की ओर, जो कि 1946 में इन्होंने लिखा।
चित्तौड़ का शाखा 1948 में प्रकाशित हुई, अर्धनारीश्वर 1952 में, रेती के फूल 1954 में। तो और भी कई सारी रचनाएं हैं और अंत में 1973 में इन्होंने आधुनिक बोध को इन्होंने प्रकाशित कराया। तो ठीक है बच्चों, तो हमारे किताब में भी इनके जीवन परिचय के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं जिसे हम पढ़ते हैं। ठीक है। आधुनिक युग के वीर रस के श्रेष्ठ कवि के रूप में स्थापित रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट में हुआ था। वे बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष रहे। उन्होंने भारत सरकार के हिंदी सलाहकार 1965 से 1971 तक के रूप में उन्होंने कार्य किया। वे छायावादोत्तर कवियों में पहली पीढ़ी के कवि माने जाते हैं। उनकी कविताओं में ओज, आक्रोश व क्रांति की पुकार है। उन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। उनकी प्रमुख कृतियां कुरुक्षेत्र, रश्मि, रथी, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मजयी व उर्वशी आदि रही हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये उनकी कुछ रचनाएं हैं और क्या इनके अलावा मैंने पहले भी आप लोगों को जो कुछ रचनाओं के बारे में जिनका नाम मैंने बताया उसे आप जरूर याद रखिएगा। उन्होंने अपनी रचनाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार व भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। तो इस प्रकार जो दिनकर हैं तो वे हमारे भारत देश के एक राष्ट्रकवि के रूप में भी जाने जाते हैं, है ना। और 30 सितंबर 1987 को मरणोपरांत उन्हें सम्मान 13वीं पुण्यतिथि पर तत्कालीन राष्ट्रपति जैल सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। और 1999 में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दास मुंशी ने उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर रामधारी सिंह दिनकर व्यक्तित्व और कृतित्व पुस्तक का विमोचन किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये उनका संक्षिप्त जीवन परिचय है। इसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर लिखिएगा। तो ठीक है विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।